आइए ताली बजा के आह्वान करें भाई प्रोफेसर योगेंद्र यादव का। प्रोफेसर योगेंद्र यादव। पीछे से भी देखना चाहता हूं, मैं मुट्ठियां देखना चाहता हूं, आवाज सुनना चाहता हूं। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, आम आदमी जिंदाबाद, आम आदमी जिंदाबाद। दोस्तों, ये एक ऐतिहासिक दिन है और ये एक ऐतिहासिक जमावड़ा है, बहुत शुभ दिन भी है। डॉक्टर अंबेडकर हमारे संविधान निर्माता की जयंती है और देश के कई इलाकों में आज नया साल शुरू हो रहा है। दिन है एक नई शुरुआत का। हमारे बारे में इस स्वराज संवाद के बारे में तरह तरह की बातें हुई। जिस दिन प्रशांत जी और मैं बाहर आए, हमारे मीडिया के साथियों ने पूछना शुरू किया, जी अब आप क्या करोगे? मैंने पहले दिन से कहा कि भाई ये हमारी कोई व्यक्तिगत समस्या नहीं है जिसको हम दोनों मिलकर सुलझा लेंगे। अगर प्रशांत भूषण और योगेंद्र यादव का कोई व्यक्तिगत झगड़ा होता तो नोएडा और कौशाम्बी के बीच में बैठ के सुलझा लेते, वो मामला सुलझ जाता। हमने पहले दिन से कहा कि हम जो बात उठा रहे हैं वो इस देश के हजारों हजार कार्यकर्ताओं की बात है। लेकिन कहा गया, नहीं जी प्रोफेसर टाइप लोग हैं, अंग्रेजी बोलते हैं, बड़ी आदर्श की बातें करते हैं, बताइए हमारा कार्यकर्ता है थोड़ी चाहता है। आज जवाब मिल गया सब लोगों का। जब ये स्वराज संवाद हमने शुरू किया, हमने सोचा कि कोई शायद 800,000 साथी आ जाएंगे। एक अच्छा सा हॉल यहां बुक कर लिया, कॉन्स्टिट्यूशन क्लब मिल नहीं रहा था 1000-1200 के लिए भी, यहां एक वेन्यू बुक कर ली। सोचा कि 1500 भी हो जाए तो काम चल जाना चाहिए। फिर कल परसों तक खबर मिली कि 2000 आ जाएंगे। हम थोड़ा चिंता में पड़े, उस वेन्यू में 2000 आने में तो दिक्कत थी। रात तक सोचते रहे, हमारे गुड़गांव के साथी बताएंगे। मैंने कहा कोई बात नहीं यार, 2000 होंगे, किसी तरह से हम इसमें गुजारा कर लेंगे। पैसा भी ज्यादा खर्च होता कहीं जाने का, इतना पैसा तो था नहीं। फिर रात तक खबर आई कि नहीं 2000 से अधिक लोग आने वाले हैं। तो हमने रात 11 बजे, राव साहब यहां बैठे होंगे, उनको रात 11 बजे फोन किया, सर एक दूसरी वेन्यू चाहिए, आप अपने प्रभाव का इस्तेमाल कीजिए, अपनी दोस्ती का इस्तेमाल कीजिए। इस इलाके के बहुत रसूख वाले आदमी हैं। उन्होंने आधी रात को जाके इस जगह को बुक किया। लेकिन तब भी हम सोच रहे थे 2000, 2500। कल रात को मैं जब तैयारी के लिए आया तो मैंने अपने साथियों को बोला, देखो खाना 3000 का अरेंज करके रख लेना, कम ना पड़ जाए, हम हरियाणा में बुला रहे हैं लोगों को। मैं आपसे हाथ जोड़ के माफी मांगता हूं, वो भी कम पड़ गया आज हमारे पास। कोई 4000 कह रहे हैं, मगर ये मैं पक्का बताता हूं आपको कि हमारे 3000 से ज्यादा की खाने की व्यवस्था खत्म हो गई। हमें 400-500 कम से कम साथियों को हाथ जोड़ के ना करनी पड़ी। मैं आपसे माफी मांगना चाहता हूं, लेकिन ये भी बताता है कि ये 2 लोगों की व्यक्तिगत समस्या नहीं थी। ये जो हजारों हजार लोग आए, नारे भले ही हमारे नाम के लगा दे, वैसे नाम का लगाना नहीं चाहिए, लेकिन केवल प्रशांत भूषण और योगेंद्र यादव के लिए नहीं आए हैं। ये वो लोग हैं
जो कि अपने घर से पहली बार जिंदगी में निकले थे राजनीति करने, समाज में, सार्वजनिक जीवन में कुछ काम करने। यहां जितने लोग बैठे हैं, जितने लोग सामने बैठे हैं, उनमें से अधिकांश लोगों ने जिंदगी में कभी राजनीति नहीं की होगी। ठीक है ना जी? हाथ उठा के बताना जितने लोगों ने राजनीति सोची नहीं थी कि जिंदगी में करेंगे। नहीं सोची थी ना? ये वो लोग हैं जो सपने लेके पहली बार अपना देश बदल सकता है, ये सपना लेके अपने घर से बाहर निकले थे। ये कुछ दलाली करने नहीं निकले थे, कोई सेटिंग करने नहीं निकले थे, कोई लेन देन का सौदा करने नहीं निकले थे। और इसलिए जब उन्होंने अपने यहां पे भी ये चक्कर होते हुए देखा तो इनसे रहा नहीं गया। ये वो लोग आए हैं जो अपने आदर्श और सिद्धांतों से समझौता नहीं कर सकते। ये वो लोग हैं जो राजनीति में कुछ देने के लिए आए थे, लेने के लिए नहीं आए थे। और इसलिए इतने लोग यहां पहुंचे हैं। ये बहुत वक्त का दर्द था जो आखिर बाहर निकल आया है। जो बात कानाफूसी में होती थी, लोग मेरे को बाहर साइड में ले जाके कहते थे, योगेंद्र जी देखो एक बात है आपको मैं बताना चाहता हूं, मेरे यहां पे ना ये हो रहा है। उसे पता नहीं था कि साथ में भी यही हो रहा है, उसको ये नहीं पता था कि उसके पड़ोस में भी यही हो रहा है। हर कोई सोचता था मेरे यहां पे हो रहा है, बाकी सब जगह तो बहुत अच्छा हो रहा है। लेकिन आज ये बात सामने आ गई है। तो पहली बात तो मैं ये कहना चाहता हूं कि आप सबने बिना कोई निर्णय लिए एक निर्णय तो ऑलरेडी कर दिया है, और वो ये कि इस पार्टी में जो कुछ चल रहा था उससे दिक्कत सिर्फ 2-3 लोगों को नहीं थी। इस पार्टी का आदर्शवादी कार्यकर्ता इसे नामंजूर करता है। जो कसर थी वो आपके वोट ने भी बता दी है। साधारण बात पूछी गई थी कि क्या पार्टी स्वराज के हिसाब से चल रही है? 100 में से 93 लोगों ने कहा नहीं चल रही है। तो ये तो मामला सेटल हो गया, इस पे तो बहस नहीं हो सकती। ये तो बात पूरी तरह से तय हो गई है कि यहां वो लोग आए हैं जो इस आंदोलन की आत्मा को बचा के रखने वाले हैं। क्या थी इस आंदोलन की आत्मा? हमें बागी कहा गया है जी। हमारे दोस्त ने जयप्रकाश आंदोलन का वो नारा याद करवा दिया, सच कहना अगर बगावत है तो समझो हम भी बागी हैं। लेकिन मैं अपने सब साथियों को बताना चाहता हूं, हम वो बागी नहीं है जो हर चीज के खिलाफ शिकायत करते रहें, हर एक से झगड़ते रहें। हमारे एक साथी ने मंच से कहा कुछ रिकंसिलिएशन नहीं हो सकता। सच बात यह है कि हमने हर तरह से कोशिश की, एकता बनी रहे इस आंदोलन की और आत्मा जिंदा रहे, दोनों एक साथ रहे। हमने हर संभव कोशिश की। प्रशांत भूषण जी ने तो अपने पिताजी के खिलाफ टीवी पे बयान दिया। मैं नहीं जानता कितने लोगों की हिम्मत होगी अपने पिताजी के विरुद्ध टीवी पे बयान देने की। इसलिए एकता बची रहे इस आंदोलन की, वो सब प्रयास किया। लेकिन जब इस आंदोलन की आत्मा से समझौता करने का मौका आया तो हमें ना कहनी पड़ी। कहना पड़ा कि नहीं, ये सौदे नहीं होंगे। बंद कमरे में तमाम तरह के सौदे ऑफर किए गए। कहा गया हरियाणा ले लो, ये पांचों बातें छोड़ दो। और मैंने कहा कि लिख के हम दें आपको 5 सिद्धांत के मुद्दे, कमरा बंद करके हरियाणा पे चर्चा करें तो मेरा मुंह काला करके जूता मार के मेरी परेड होनी चाहिए अगर ऐसा काम करें। भाई ये सौदेबाजी नहीं चलेगी, हमें बताना पड़ा उन्हें। जो लोग इस आंदोलन की आत्मा को बचाना चाहते हैं वो यहां आए हैं। और इस आंदोलन की आत्मा क्या थी? जब अन्ना आंदोलन हुआ तब भी मैंने कहा था यह आंदोलन अन्ना हजारे नामक व्यक्ति का नहीं है, हर गांव कस्बे में जो अन्ना बैठा है उसका है।
मैंने कहा था यह आंदोलन लोकपाल का नहीं है, लोकबल का आंदोलन है। और मैंने कहा था सिर्फ रिश्वतखोरी भ्रष्टाचार को खत्म करने का आंदोलन नहीं है, सदाचार को शुरू करने का आंदोलन है। ये है इस आंदोलन की आत्मा। लोकतंत्र में तंत्र हावी है, लोक दब गया है, वो लोक अपना सर उठा सके उसके लिए ये यात्रा है, उसके लिए आंदोलन है। और आज हम खड़े हैं उस आंदोलन की आत्मा को बचाने के लिए, उसके लिए संघर्ष करने के लिए आज हम खड़े हैं। दोस्तों, इस यात्रा में पिछले 2-3 साल जो हम चले, हमने बहुत कुछ पाया है। प्रशांत जी ने कहा, याद रखना चाहिए हमें, आज भले ही हम निराश हों, लेकिन हमने इस 2-3 साल में पाया कि आदर्शवाद आज भी इस देश में जिंदा है। लोग कहते थे नई पीढ़ी वाले तो छोड़ गए थे, कुछ नहीं बचा, बाल सफेद हो जाते हैं तो लगता है कि बस अब सारी अच्छाई मेरे में ही है, दूसरों में कुछ है नहीं। हमने पाया कि राष्ट्र का जज्बा इस देश में आज भी कायम है, देशभक्ति आज भी कायम है। हमने पाया कि इस देश का आम आदमी अगर उसे कोई सच्चा विकल्प दिखाई दे तो उसे गले लगाने के लिए तैयार है। और हमने पाया कि ये बड़ी बड़ी कुर्सियों पे बैठने वाले लोग बहुत कच्चे लोग हैं, बड़े डरपोक हैं, इनके बड़े बड़े महल ताश के पत्ते की तरह ढह जाते हैं। हम कहते थे आंदोलन में जब सत्ता और जुनून में संघर्ष होता है, जुनून जीतता है। हमने देखा है उस जुनून को जीतते हुए। हां, हमने खतरे भी देखे। हमने देखा कि राजनीति के जो खतरे हैं, जिन बीमारियों से लड़ने के लिए हम आए थे, उनकी छूत कई बार हमें भी लग जाती है। कभी कभी होता है अस्पताल में नर्स और डॉक्टर जो होते हैं उनको छूत की बीमारी थोड़ी ज्यादा लगती है, क्योंकि वो हॉस्पिटल में काम कर रहे होते हैं। हमने देखा कि वो राजनीति की छूत हमें भी लग सकती है, चाहे वो व्यक्तिवाद हो। हमारे साथी आज सुबह कह रहे थे, लखनऊ के साथी थे, कि देश की कोई और पार्टी नहीं जो कि झंडे के ऊपर किसी आदमी की चेहरा छापती हो। कोई पार्टी, जयललिता भी ये काम नहीं करती है। व्यक्तिवाद की छूत यहां तक हमें लगी। स्वराज करने चलते हैं, एक व्यक्ति का राज बन जाता है। हमने देखा कि वो केंद्रीयकरण, दिल्ली दरबार की संस्कृति जो बाकी सब जगह चलती है, वो हमारे यहां पे भी आ जाती है। चले थे पूरे देश का विकल्प बनाने और सिर्फ एक क्षेत्रीय पार्टी बनने का खतरा पैदा हो जाता है। हमने देखा कि वो मर्यादा जो बाकी सबके लिए हम टोक लगाते थे, वो काम हम खुद करने लगते हैं। और इस सारे खेल में यही होता है, पांव फिसलते फिसलते पता नहीं लगता कब आप लाइन क्रॉस कर गए हैं। अचानक पलट के देखते हैं तो लगता है कि लाइन फिसल गई है, लाइन क्रॉस हो गई है। पिछले कुछ दिनों में जो हमने सबक सीखे वो तो और भी तीखे थे, और भी कड़वे थे। इतने ओछे आरोप लगे। बार बार ये मीडिया वाले पूछते हैं, आप सफाई दीजिए, आप ये दीजिए। मैंने एक पत्रकार को झल्ला के कहा कि अगर कोई आपसे पूछे कि आप पॉकेट मार हो, आप क्या जवाब दोगे? पहली बार हंस दोगे, यार छोड़ ना। दूसरी बार होगा तो झल्ला के उसकी अपनी पॉकेट खोल के दिखा दोगे, यार देख ले। तीसरी बार जब कोई कहे पॉकेट मार, आप क्या जवाब दोगे? आप लंबी सांस भरोगे, आप आकाश की तरफ देखोगे और कहोगे, भाई तू जाने तेरा खुदा जाने, सब पता लग जाएगा, दुनिया में सच का फैसला होगा। इस तरह के ओछे आरोप लगे। एक हद के बाद पहले शुरू में मुझे लगा कि शायद गलतफहमी है, कुछ समझा दूं। फिर मुझे लगा प्रमाण की जरूरत है, प्रमाण दे दें। फिर बाद में समझ आया इसका प्रमाण से कोई मतलब नहीं। ये तो वो भेड़ी और मेमने वाली कहानी है ना, कि तू नहीं तो तेरा बाप होगा।
कुछ तो है, तो कोई ना कोई बात तो बनानी है। और ऐसे में यही सोचा, मैंने यही कहा कि भाई अब तुम जानो, तुम्हारा भगवान जाने, कभी तो सच्ची आत्मा जागेगी, कभी तो सच होगा। सच तुम्हें भी पता है, सच मुझे भी पता है। एक छोटी सी बात बता देता हूं, ये 4 बड़े लीडर हमारी पार्टी के आए थे मेरे घर पे बात करने के लिए। बात हुई, मैंने तो अपने अंदाज में कही। मेरी पत्नी शायद यहां कहीं होंगी, जानता हूं, नहीं है नहीं, उनसे रहा नहीं गया। अंत में वो आई, कहती मेरे को आप चारों से एक सवाल पूछना है। मुझे पता था वो क्या सवाल पूछने वाली है। मैंने कहा नहीं मधु छोड़ो छोड़ो। उसने कहा नहीं, एक सवाल मेरे को पूछना है, तुम हटो रास्ते से, मैं एक सवाल इन चारों से पूछना चाहती हूं। उसने कहा तुम मेरी आंखों में देखो और कह दो कि इस आदमी ने तुम्हारी पार्टी को हराने की कोशिश की है। मैंने कहा मधु मत पूछो ये। मैंने कहा घर आए मेहमान है, शर्मिंदा मत करो इन्हें। उसने कहा नहीं, छोड़ दो मुझे, ये बात मैं तुम चारों से पूछना चाहती हूं। मेरी आंख में आंख डाल के बोलो और कहो कि इस आदमी ने पिछले 3 महीने से तुम्हारी पार्टी को हराया है। चारों के चारों नीचे यूं मुंह करके बैठे रहे, एक का सर नहीं उठा। सच्चाई जब होती है ना, तो आंख में आंख डाल के देखने की हिम्मत नहीं होती है दूसरे की। तो दोस्तों, पिछले कुछ दिनों में हमने तमाम तरह की चीजें देखी, ओछे आरोप देखे, तमाम तरह की हरकतें देखी, और 28 तारीख को जो राष्ट्रीय परिषद में हुआ, उसके बाद तो किसी की भी आंखें खुल जाएंगी, उसके बाद कोई कसर ना बची। हमारे रमजान भाई यहां कहीं होंगे, उनके साथ जिस किस्म का दुर्व्यवहार हुआ, जो सब घटनाएं हुई, उसके बाद तो किसी के मन में संदेह की गुंजाइश नहीं बचती है। हमने तमाम तरह के सबक सीखे, तमाम तरह की हरकतें देखी, और यह साफ हो गया कि अगर हम अब नहीं चेते तो हम उसी गड्ढे में जाके गिरेंगे जिसके लिए हम तमाम पार्टियों को जिम्मेवार ठहराते हैं। ये देख के न जाने कितने कार्यकर्ताओं का मन टूटा है। जो कुछ हजार कार्यकर्ता यहां आए हैं, हर एक कार्यकर्ता के पीछे 10 और हैं, और उनमें से 6 वो हैं जिनका मन अब घर के बाहर निकलने का नहीं करता है। आज यहां हमारी गुड़गांव की एक कार्यकर्ता आई थी, रुलाई नहीं छूट रही थी उसकी। उसने कहा सर सब कुछ, और इतना ईमानदारी से काम करने वाली हमारी बहन है, रोते रोते छूट नहीं रही थी। सर सब कुछ हमने देख लिया, सब सह सकते हैं, पर अब तो उम्मीद टूट गई सर। ये चीजें हो सकती हैं, एक उम्मीद टूट गई। इस देश ने 3 साल पहले जो पहली बार सोचा था कि हां, राजनीति में शायद कुछ अच्छा भी हो सकता है। राजनीति और उम्मीद, ये दोनों शब्द एक ही वाक्य में आने शुरू हुए थे। पहले एक सेंटेंस में लोग इन दोनों चीजों को जोड़ते नहीं थे। एक उम्मीद पैदा हुई थी, वो उम्मीद बुझने लगी। ये बहुत बड़ा खतरा है। मैं बार बार अपने दोस्तों को कहता हूं, इस झगड़े के अंदर ये जीता वो जीता उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आज डर ये है कि पूरी की पूरी उम्मीद दिनों दिन छोटी होती जा रही है। वो सबसे बड़ा खतरा है, और हम लोगों की जिम्मेवारी बनती है कि हम वो होने से रोकें। सबसे बड़ी जिम्मेवारी हमारी ये बनती है। दोस्तों, जब हम चुनाव में जाते थे, चुनाव प्रचार करते थे, तो मैं बार बार कहता था, खासतौर पे दिल्ली के पहले चुनाव में मैं कहा करता था, एक ईमानदार पार्टी आई है, अगर इस पार्टी को आपने वोट नहीं दिया तो 20 साल तक किसी ईमानदार की चुनाव में आने की हिम्मत नहीं होगी। जनता ने हमारी बात मान ली, उसने भरोसा कर लिया, लेकिन हमने अपने कारनामों से आज उस पर सवालिया निशान लगा दिया है। और आज अगर हम उस उम्मीद के साथ न्याय नहीं कर पाए तो जनता हमें माफ नहीं करेगी।
आज अगर हम उस आदर्शवादी युवक को जो जिंदगी में पहली बार राजनीति के लिए बाहर निकला था, अगर आज हम उसको कोई रास्ता नहीं दिखा पाए, तो अगले 20 साल तक किसी की हिम्मत नहीं होगी राजनीति में ईमानदारी की बात करने की। और लोग कहेंगे हां हां बहुत है, देख लिया, एक आए थे ना वो झाड़ू वाले, सब देख लिया, सब एक जैसे होते हैं। आज हमने वहां पहुंचा दिया है, इसलिए हमारी जिम्मेवारी बनती है, बहुत बड़ी ऐतिहासिक जिम्मेवारी बनती है हमारी, कि नई राजनीति की उम्मीद को बनाए रखें। जिस मशाल को हम लेके चले थे, उस मशाल को बुझने ना दें। कैसे करेंगे? ये आसान काम नहीं है। वो कहते हैं ना, दूध का जला छाछ को भी फूंक फूंक के पीता है। आज कहीं आप लोगों से जाके बात करो, लोग कहते हैं कि वैसे बात तो प्रशांत जी की और आपकी ठीक है, लेकिन कुर्सी में आ गए तो आप भी कौन सा अलग हो जाओगे, आप भी ऐसे ही हो जाओगे। लोगों के मन में ये बात आ गई है। बहुत कठिन काम है, बहुत बड़ी चुनौती है। इस चुनौती में पहली चीज जो हमें करनी है, मैं आप सबसे हाथ जोड़ के अनुरोध करता हूं, सकारात्मकता, नेगेटिविटी छोड़ दीजिए। इस मंच से आज सुबह से कई बातें हुई, मैं साथियों से बात कर रहा हूं, बहुत साथियों ने बातें कही, कई बहुत कड़वी बातें भी कही। मैं समझता हूं, मैं आपके दिल का दर्द समझता हूं, लेकिन अगर हमारा फर्ज यह है कि हम उस आशा को बना के रखना चाहते हैं, तो अब बस, आज 14 तारीख हो गई, नया साल शुरू हुआ है देश के बहुत हिस्सों में। इस नए साल में एक संकल्प लीजिए, गिले शिकवे, आलोचना, निंदा बंद नहीं करनी। जो हमारे साथियों ने किया, जो किसी के साथ किया, जैसा मैंने कहा, वो जाने, उनका भगवान जाने, बीच में हम क्यों पड़ते हैं। इस ओछेपन पे हम ध्यान देना बंद करें। दिल्ली की सरकार है, एक स्वाभाविक इच्छा होती है उस सरकार की भी आलोचना करने की, लेकिन फिर मैं अपने साथियों से अनुरोध करूंगा, एक नई सरकार बनी है, उसको मौका दीजिए, किसी भी सरकार की तरह उसको मौका दीजिए। अगर अच्छा काम करता है, ये सरकार अच्छा काम करती है, खुले दिल से उस सरकार की प्रशंसा भी कर दीजिए, और नहीं तो छोड़ दीजिए, चलाने दीजिए सरकार। ये बहुत बड़ा देश है, इस बहुत बड़े देश में, इतने बड़े मैदान में अभी हमने एक छोटा सा रुमाल बिछाया है, इससे फालतू कुछ नहीं किया है। उस रुमाल के बाहर बहुत कुछ करने को इस देश में है, और मैं चाहता हूं आप, मैं, हम सब लोग अपनी ऊर्जा उस रुमाल की चीर फाड़ के अंदर बर्बाद न करें। बाकी सारा देश बाकी है, बाकी बहुत बड़े काम करने बाकी हैं, उस पे हम अपनी ऊर्जा लगाएं। यानी कि जो कहते हैं, छोटी लकीर को मिटाने की कोशिश आप ना करें, एक बड़ी लकीर खींच के दिखाएं। ये हमारी चुनौती है दोस्तों, हमें बड़ी लकीर खींच के दिखानी है, एक पॉजिटिव चीज करके दिखानी है। इस देश के जो हजारों लाखों लोग जो उम्मीद छोड़ के आज अपने घर में बैठ गए हैं, उनको ये उम्मीद दिलानी है कि कोई नई तरह की राजनीति की जा सकती है। जो प्रशांत जी ने अभी कहा कि एक मॉडल हमें करके दिखाना है। लोग कहते हैं जी वो आरटीआई आप क्यों मांगते हो, पार्टी लागू नहीं कर सकती। हम कहते हैं हमारी पार्टी ने सबसे पहले मांगी थी, कहते हैं जी गलती में मांग ली होगी, अब तो रियलिस्टिक हो जाओ, पार्टियां कभी ऐसे काम कर सकती हैं? हमें करके दिखाना है, हमें दिखाना है कि पारदर्शी तरीके से राजनीति की जा सकती है। लोग कहते हैं जी इलेक्शन जीतना है तो ऐसे लोगों को टिकट देनी पड़ेगी। बात तो आप ठीक कह रहे हो प्रशांत जी, ऐतराज तो ठीक है, लेकिन इलेक्शन तो ऐसे ही लड़े जाते हैं जी, ऐसे ही जीते जा सकते हैं। आपको और मेरे को दिखाना है कि इस देश में
राजनीति की जा सकती है, व्यवहारिक राजनीति की जा सकती है, ईमानदारी से समझौता किए बिना की जा सकती है। ये हमें दिखाना है। तो ये कैसे होगा? आज सुबह से जो सवाल चल रहा है, तो ये कैसे किया जाए? इसके लिए बहुत तैयारी करनी होगी। सबसे आसान काम है कि यहां से उठ के आप इलेक्शन कमीशन के पास चले जाइए। 1,500 पार्टियां ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं, उसमें एक और अर्जी आप लगा दीजिए। 3 महीने का शायद टाइम होता है। बड़ा साधारण काम है, मगर आसान रास्ता हमारा रास्ता नहीं है। हम मुश्किल काम करने इस देश में आए हैं, हम कुछ चुनौती स्वीकार करने इस देश में आए हैं। हमें कुछ बड़े काम करने होंगे। इस राजनीति को बदलने के लिए हमें इस देश में कम से कम 5,000 साधु ढूंढने होंगे। 5,000 क्यों कहता हूं? 4,000 से 4,100 के करीब असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी हैं, 700-800 आपके एमपी हुआ करते हैं। 5,000 राजनीतिक साधु इस देश में ढूंढने होंगे, बनाने होंगे, उनको प्रशिक्षित करना होगा, उन्हें विचारों से लैस करना होगा। कहीं ऐसा ना हो कि दलदल में पहली बार पांव पड़े और शुम हो जाए, जैसा हमने देखा। विचारों से लैस करना होगा, चरित्र से जांचना होगा, सच्चे साधुओं को बनाना होगा। दिल्ली शहर में खड़े होकर, दिल्ली के इर्द गिर्द खड़े होकर कोई चीज की घोषणा करना सबसे आसान है। इस देश के गांव-गांव, कोने-कोने में जाके राजनीतिक ऊर्जा इकट्ठा करना मुश्किल काम है। वो मुश्किल काम करना होगा। मुश्किल काम किए बिना बाकी रास्ते नहीं होंगे। मुश्किल काम किए बिना देश नहीं बदलेगा, बाकी चीजें तो बदल जाएंगी, बहुत आसान होती हैं। दोस्तों, जो सुबह से चर्चा चल रही है, मैं बहुत ध्यान से सुन रहा हूं। एक बात तो आपने तय कर दी है कि इस पार्टी में स्वराज नहीं है। दूसरा, जो आपकी चर्चा से मैं सुन रहा था और पिछले 10 दिन से मैं घूम रहा हूं, सब कार्यकर्ताओं से बात कर रहा हूं, सबने बताया है कि अब भरोसा नहीं रहा। इसी नेतृत्व पे सिंपली भरोसा करना संभव नहीं है। वो बात सच है। अगर भरोसा हो सकता, लोगों ने कहा कि जी आपको पीएसी से निकाल के चैन मिल जाता, इतना ही एक थी दिक्कत तो एक कदम लेके छुट जाता, वो नहीं हुआ। कुछ मामला तो गहरा है। इतना बड़ा चुनाव जीतना, उसके बाद तो छोटे से छोटे व्यक्ति का दिल थोड़ा बड़ा हो जाता है। हमारे जैसे छोटे लोग भी बड़े हो जाते हैं जब इतने सारे लोगों को देखते हैं अपने आंख के सामने। मेरे जैसे आदमी का दिल भी बड़ा हो जाता है। तो अगर बड़ा होने का मौका था तब तो दिल्ली चुनाव के बाद आया था, तब हम बड़े नहीं हो पाए और छोटे हो गए और खुंदक आ गई। ये मौका है जब निकालना है सबको। साथी पीछे से कह रहे हैं अहंकार आ गया। कई बार मुझे लगता है लोग अपनी किताब पढ़ने और अपना ही भाषण सुनने कितना अच्छा हो जाए, वो नहीं हो पा। तो क्या रास्ता हमारे सामने है? कई साथी यहां कह रहे हैं, जब मैं घूम रहा था बहुत साथी रोक के कह रहे थे जी आज ही पार्टी अनाउंस कर दो। मैं आपकी भावना समझ रहा हूं। उसकी भावना यह है कि हमें किसी नए रास्ते पे चलना होगा, और यह बात सच है। जिस रास्ते पे हम पहुंच गए हैं उस रास्ते पे तो हम आगे नहीं बढ़ सकते। कम से कम आज की हालात में हमारे को उस रास्ते पे आगे नहीं बढ़ने दिया जाएगा। तो एक नए रास्ते पे तो चलना होगा, लेकिन क्या नए रास्ते पे चलने का मतलब है कि उठें और इलेक्शन कमीशन के पास रजिस्ट्रेशन की अर्जी डाल दें? मैं नहीं मानता ये। आज हम यहां बैठे हुए हैं,
हम वोट दे सकते हैं, लेकिन मैं आप सबसे कहूंगा, वोट देने से पहले उन 9 लोगों के बारे में भी सोचें जो पार्टी के उतने ही ईमानदार कार्यकर्ता हैं जितना आप, जो कई कारणों से आए नहीं। उनका क्या मन है ये भी जरा सोच लेना। कुछ हो सकता है किसी कारण से नहीं आए हो, कुछ बुझ गए होंगे इसलिए नहीं आए होंगे, कह रहे होंगे पता नहीं भाई इस लड़ाई में कौन ठीक है, पर मेरे को इसके ना आगे ना पीछे, मुझे छोड़ दो। और कुछ होंगे जो कहेंगे कि ना भाई अभी भी मेरी उम्मीद है। आपको उसकी तरफ देखना है, जब तक वो आखिरी कार्यकर्ता आपके साथ नहीं है तब तक आप निर्णय नहीं ले सकते। आपको इस प्रांगण के बाहर देखना है। ऐसे बहुत से साथी हैं जो कई कारणों से रुके हैं। एक और मैं हाथ जोड़ के सबसे विनती करूंगा, कृपया ये ना मान लें कि जो आज हमारे साथ यहां नहीं आया है वो हमारा दुश्मन है। नहीं, वो हमारा हमसफर है। हम एक रास्ते पे चले हैं, कोई हमारे को यहां मिलेगा, कोई दरवाजा पार करने के बाद मिलेगा, कोई 1 किलोमीटर के बाद हमारे साथ जुड़ेगा। जो 1 किलोमीटर के बाद हमारे साथ जुड़ेगा वो हमारा दुश्मन नहीं, वो हमारा हमसफर है, अभी एक दूसरी पगडंडी से वहां पहुंच रहा है। हमें उसके बारे में भी सोचना है। हो सकता है उनमें से कुछ के मन में लालच हो सकता है कुछ के मन में डर हो। आजकल तो हमारी पार्टी में डर का भी प्रचलन हो गया है, लेकिन काफी के मन में कंफ्यूजन है। अभी वो सोच रहे हैं, समझ रहे हैं, आपको उन्हें अपने साथ लेके चलना है। आपको ये भी सोचना है कि क्या आप कोई मॉडल अभी बना पाए हो जिससे जनता कन्विंस हो जाए, और आपको पब्लिक का मूड भी समझना है। आज आप पब्लिक के सामने जाओगे, जैसे मैंने कहा दूध का जला छाछ को भी फूंक फूंक के पीता है। इस सब चीजों का ध्यान रखना होगा। तो मेरा प्रस्ताव है कि हां, हम नई शुरुआत करें, और कल परसों नहीं, आज करें। लेकिन वो शुरुआत क्या होगी? यहां से आज हम वैकल्पिक राजनीति का एक अभियान शुरू करेंगे। आज हम शुरुआत करें वैकल्पिक राजनीति के एक अभियान की, यहां से शुरुआत करें। देश के कोने कोने में इस तरह का संवाद आयोजित करें। देखी जाएगी, आप संवाद आयोजित करेंगे, अगले दिन आपको शो कॉज नोटिस दे दिया जाएगा। वैसे आजकल हमारी पार्टी में शो कॉज नोटिस से भी हम ऊपर उठ गए हैं। विशाल भाई को तो बिना शो कॉज नोटिस से एक्सपेल कर दिया गया था, तो हो सकता है घर तक वापस पहुंचे तो हम में से कईयों के एक्सपेल्शन का ऑर्डर आ जाएगा। अच्छी बात है। कुछ दिन में ये भी एक तगमा बन जाएगा, जैसे विशाल भाई के तगमा मिला है कि ये पहले राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य हैं जिनको बिना नोटिस के एक्सपेल कर दिया गया है, तो ये भी तगमा बन जाएगा। लेकिन जब आप हर राज्य में, हर जिले में स्वराज संवाद आयोजित करेंगे तो आप जोड़ेंगे, लोगों की भावनाओं से जुड़ेंगे, उनके दुख दर्द से जुड़ेंगे, और इसके साथ आंदोलन करना होगा। आंदोलन के बिना राजनीति नहीं होती। सिर्फ ये सोचना कि ये आम आदमी पार्टी का टुकड़ा है, इस टुकड़े का आधी रोटी मैं तोड़ लूं, मैं अपनी पार्टी बना लूं, ऐसे नहीं होता। देश में अगर कोई वैकल्पिक राजनीति होनी है तो उसे नई ऊर्जा इकट्ठी करनी पड़ेगी। वो ऊर्जा जो बाकी किसी ने इकट्ठी नहीं की, वो ऊर्जा इकट्ठी करनी होगी, बहुत मेहनत करनी होगी। वो मेहनत के रास्ते पे हम चलते हैं। तो मेरा प्रस्ताव ये है कि जो 3 विकल्प आपको दिए गए हैं, पहला विकल्प है नंबर ए कि जो कुछ अभी नेतृत्व है उस पर भरोसा कर लो। वो तो मानने वाला मेरे को कोई मिला नहीं जी, इस ग्रुप में तो नहीं मिला, बिल्कुल नहीं है वो तो। लेकिन जो बाकी 2 विकल्प हैं जिसके बीच में हमारे साथी झूल रहे हैं अभी, मेरा अनुरोध होगा, जो प्रशांत जी ने भी जो बात कही, प्रशांत जी और मेरा दोनों का अनुरोध है
कि अभी वो वक्त नहीं है कि आप पार्टी बनाएं। आज का दिन वो दिन नहीं है, तैयारी की जरूरत है और दूसरों को भी वक्त देने की जरूरत है। वो तमाम साथी जो पार्टी के भीतर हैं, उन सबको साथ लेके चलने की जरूरत है। वैकल्पिक राजनीति की दिशा में आगे बढ़ने की जरूरत है। एक अभियान की शुरुआत करें, अभियान आगे बढ़ेगा, लोग आपसे जुड़ेंगे, तो या तो इस पार्टी में बदलाव आएगा, नहीं तो आपको अपना रास्ता अपने आप दिखाई दे जाएगा। तो काम हम आखना शुरू कर दें। तो जो बीच का ऑप्शन दिया गया है उसके अंदर ऑप्शन बी, वो ऑप्शन कहता है कि संघर्ष करें, आंदोलन करें, अभियान चलाएं और बाद में इसकी समीक्षा करें। 6 महीने बाद बैठिए, इसकी समीक्षा कीजिए, आपको रास्ता अपने आप पता लग जाएगा। जनता बहुत कुछ सिखाती है, जनता के पास जाएं, जनता पे भरोसा करें और तब हम बदलाव की दिशा देखें। एक आखिरी बात कह के मैं अपनी बात समाप्त करूंगा, क्योंकि आपको वोट करना है, समय कम है। वो व्यक्तिगत बात है। मैंने कहा राजनीति में 5000 साधु की जरूरत है। मैं नहीं जानता मैं उसके लायक हूं या नहीं, लेकिन एक बात कहना चाहता हूं मैं। ये जो जुआरी है ना, जुआ खेलते हैं फ्लैश, उसमें कहते हैं डबल और क्विट, कि या तो अपना दांव छोड़ दो या डबल कर दो। आज हम ऐसे ही एक मोड़ पे खड़े हैं और मैं अपनी तरफ से कहना चाहता हूं, मैं डबल करने के लिए तैयार हूं। ये जुआरियों की भाषा छोड़ दें तो सादी भाषा में मैं कहना चाहता हूं। कई साथियों ने पिछले 15-20 दिन में आके कहा, यार अच्छी नौकरी थी लिखने पढ़ने की, तू आ जाना उसके अंदर काम कर ले। मैं कहना चाहता हूं, अब जीवन के जितने बरस बचे हैं, 15-20 पता नहीं कितने, वो केवल और केवल 24 घंटा वैकल्पिक राजनीति बनाने के काम में लगाए। दोस्तों, बहुत सोच समझ के बात कह रहा हूं। घर से, परिवार से, बच्चों से राय करने के बाद ये बात कह रहा हूं। अब जितना जीवन है वो केवल और केवल इस देश में वैकल्पिक राजनीति के उस सपने को सच करने के लिए लगाऊंगा, जिस सपने को लेके हम सब चले थे, जिस सपने को छोड़ छोड़ के लोग आज घर में बैठ रहे हैं। उनको मनाना है, उनको जोड़ना है और इसलिए इस संकल्प को लेके हम आगे बढ़ेंगे। मेरा आप सबसे अनुरोध है, अब मैंने खुद फैसला कर लिया है तो आपसे भी मांगने का थोड़ा अब मेरा हक बन गया है। वो साधु वाली कहानी है ना, खुद गुड़ खाता था इसलिए बच्चे को बोलता नहीं था। पहले उसने खुद गुड़ खाना छोड़ा, फिर बच्चे को बोला कि तू भी छोड़ दे। अब आज जब मैं अपने बारे में कह सकता हूं तो आप सबसे भी मांगूंगा, इस देश को 5000 राजनीतिक साधु चाहिए। हम सबको वो पैदा करने हैं। अभी हमारे साथी एक फॉर्म बांटेंगे, आपको पूछेंगे कि आप इस अभियान, इस आंदोलन में कितना समय दे सकते हैं। जो कुछ अधिक से अधिक दे सकते हैं, आज वो समय है, क्योंकि अभी वो आग बुझने का खतरा है। जो कुछ कर सकते हैं, आज समय है वो करने का। आप सबसे मांगूंगा, खास तौर पे युवा साथियों से मांगूंगा, आपके जीवन के कुछ वर्ष मांगूंगा और कोई दे सके तो उसका पूरा जीवन मांगूंगा इस वैकल्पिक राजनीति के लिए। तो दोस्तों, थोड़ी लंबी बात कह दी, अपनी बात को समाप्त करता हूं सिर्फ इस अनुरोध के साथ कि जब मैं कह रहा हूं कि जब मैं कह रहा हूं
मेरा अनुरोध है कि आपके पास वोटिंग के लिए जो 3 ऑप्शन आए A, B, C, उसमें जो B ऑप्शन है, जो कहता है कि हम आंदोलन करें, संघर्ष चलें, अभियान चलाएं, लेकिन हम अपनी तरफ से इस पार्टी को छोड़े नहीं, क्योंकि ये किसी की बपौती नहीं है, किसी की जागीर नहीं है, हम सबके खून पसीने से बनी हुई पार्टी है। हम इसमें संघर्ष करेंगे, जो होगा वो देखी जाएगी, कुछ समय बाद आके इसकी समीक्षा करेंगे। तो मिलके मेरे साथ कहिए, इंकलाब, इंकलाब, आम आदमी, आम आदमी। बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद वोटिंग होगी शायद, और एक प्रस्ताव भी पेश किया जाएगा जिससे हम अपने हाथ में एक स्पष्ट निर्णय लेके जाएं। पर पहले साथियों में